नमस्कार, हेलो, वेलकम सभी का। साथियों, यहाँ पर हम मनोविज्ञान के 30 बहुत ही शानदार प्रश्नों को हल करने वाले हैं। रीट एग्ज़ाम 2022 लेवल 2 और लेवल 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये प्रश्न रहेंगे। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती और जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए भी ये प्रश्न लाभदायक सिद्ध होंगे। साथियों, तो बिल्कुल जुलाई में जो पात्रता परीक्षा है उसके लिए तो ये आप रामबाण इसको कह सकते हो। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे और पूरे ही 30 प्रश्नों को आप हल करके जाना और हमें कमेंट करके बताना कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। रीट एग्ज़ाम के लिए साइकोलॉजी का ये पेपर नंबर 52 है। इसके पहले हमने साइकोलॉजी के 51 पेपर को हल कर लिया है। 51 पेपर 51 टेस्ट आपके कर चुके हैं साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने पर स्वचालित बन जाता है उसे कहते हैं मूल प्रवृत्ति कहते हैं, सहज क्रिया कहते हैं, आदत कहते हैं और इनमें से कोई भी नहीं। साथियों, प्रश्न को अच्छी तरह समझिएगा। यहाँ पर व्यवहार को बार बार दोहराया जा रहा है, मतलब किसी एक ही चीज़ को बार बार किया जा रहा है और वह कैसा बन रहा है? स्वचालित। स्वचालित का मतलब होता है जो अपने आप चलता हो। स्वचालित मतलब कोई व्यवहार जो हम सोच समझ के नहीं करते हैं बल्कि वो होता ही रहता है, उसको हम मूल प्रवृत्ति या सहज क्रिया नहीं बल्कि उसको हम कहते हैं आदत। जैसे हमारी यदि कोई किसी चीज़ को करने की आदत डल जाती है तो हम उसको सोच समझ के नहीं करते, वो चीज़ें होती रहती है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है। बालक के लिए उत्तेजना का कार्य करती है प्रेम, क्रोध, चिंता और जिज्ञासा। तो देखो, यहाँ पर उत्तेजना का कार्य चिंता तो नहीं करेगी साथियों, ना ही प्रेम उत्तेजना का कार्य करेगा। अब क्रोध या जिज्ञासा, तो साथियों जो हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है किसी भी चीज़ के प्रति, वह हमारे लिए किसका कार्य करती है? उत्तेजना का कार्य करती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हमने किसी भी चीज़ को देखा तो हम उसके बारे में जानने की हमारे अंदर इच्छा पैदा होगी, मतलब हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी जिससे हम उत्तेजित होंगे। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 2 में सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सीखने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारण साबित होता है सीखने का वातावरण, सीखने वाले की बुद्धि, उद्देश्य की प्रबलता और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों आपसे। तो देखो, इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो हम यहाँ से हटा देते हैं। अब सीखने की जो क्रिया है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या रहेगा? क्या वातावरण, सीखने वाले की बुद्धि या उद्देश्य की प्रबलता? तीनों में से कौन सा विकल्प सही है? तो साथियों देखो, तीनों ही वैसे महत्वपूर्ण कारक है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा उद्देश्य की प्रबलता, क्योंकि उद्देश्य जितना प्रबल होगा सीखने की क्रिया भी उसी के अनुसार होगी। हालांकि वातावरण और बुद्धि भी बिल्कुल यहाँ पर सीखने की क्रिया को प्रभावित करती है, लेकिन दोनों से ज़्यादा उद्देश्य की प्रबलता महत्वपूर्ण कारण साबित होगा साथियों। तो तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित नहीं है वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि और वजन। तो देखो, बालक का जो विकास होता है साथियों पूर्णतः वंशानुक्रम और वातावरण से तो प्रभावित होता ही है, साथ में ये बुद्धि से भी कहीं ना कहीं विकास पर प्रभाव पड़ता है। अतः दिए गए विकल्पों के अनुसार वजन जो शब्द है ये सबसे कम प्रभावित करता है बाल विकास को। अतः यहाँ पर भाई वजन मुख्य रूप से वृद्धि को, यहाँ पर वृद्धि के अंतर्गत वजन आ जाता है, तो फिर इसलिए विकास के अंतर्गत इसको सबसे कम हम यहाँ पर महत्व देंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में चौथा ही विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, बाल अपराध का सामाजिक कारण है खंडित परिवार, अनैतिक परिवार, माता पिता में अनबन और सभी। तो देखो, जो बाल अपराध मतलब जो बालकों के द्वारा अपराध किया जाता है, जो सरकार द्वारा जो निर्धारित आयु होती है, जैसे 18 वर्ष से कम उम्र के जो बालक है यदि वो अपराध कर दे
तो उसको बाल अपराधी के नाम से जाना जाता है साथियों। और इसका सामाजिक कारणों में अगर परिवार खंडित है, खंडित मतलब टूटा हुआ, अनैतिक परिवार है, माता पिता में अनबन रहती है, तो ये सभी चीज़ें बाल अपराध को जन्म देने वाली होती है। तो सभी वाला चौथा विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे साथियों। छठा प्रश्न है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूह में द्वंद्व होता है और उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो देखो, सहयोगी अधिगम मतलब सहयोग के माध्यम से सीखना। इसमें ज़्यादा उम्र के जो प्रवीण का मतलब क्या हुआ, जो प्रतिभाशाली है, जो अच्छे विद्यार्थी है, वो छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं साथियों। तो द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा, ना ही गहन प्रतियोगिता, बल्कि उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान उनमें विकसित होता है। तो छठे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। 7वां प्रश्न है, वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास और किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए? आत्मनिर्भरता का विकास, जिज्ञासा की संतुष्टि, मूल प्रत्ययों का दमन और क्रिया द्वारा सीखना। इजी प्रश्न है, बिल्कुल बड़ा प्रश्न है लेकिन बिल्कुल इजी है। प्रश्न को समझोगे तो बड़ी आसानी से आपको इसका सही उत्तर मिल जाएगा साथियों। भाई वाटसन का क्या मानना था कि शेष अवस्था में जो बालक सीखता है उसकी गति बहुत ही तीव्र होती है दूसरी अवस्थाओं की तुलना में। इसलिए शेष अवस्था में जो शिक्षा देनी चाहिए उसमें क्या नहीं करना चाहिए, निषेध होनी चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जिज्ञासा की संतुष्टि करना चाहिए, आत्मनिर्भर हो बालक ऐसा विकास भी उनमें करना चाहिए, लेकिन मूल प्रत्ययों का दमन नहीं करना चाहिए साथियों, क्योंकि दमन करना तो गलत है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है, बाकी क्रिया द्वारा सीखना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ थर्ड विकल्प सही है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में पहले भोजन और इसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया, पहले भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए और सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था साथियों, कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। इसमें इन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई थी। क्या बजाई थी? पहले घंटी बजाई थी, मतलब पहले ध्वनि और उसके बाद में कुत्ते को भोजन प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि अनुबंधन स्थापित ऐसे ही तो होता है। अतः यहाँ पर दूसरा विकल्प आपके 8वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखे, विद्यार्थी से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखे और विद्यार्थी से बहुत अपेक्षाएं रखे। तो प्रश्न नंबर 9 में देखो क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, कैसे आपको उत्तर देना है, ये चीज़ आपको खुद को समझनी होगी साथियों, क्योंकि यहाँ पर तो हम समझा सकते हैं बट एग्जाम में कोई समझाने वाला नहीं आएगा। तो प्रश्नों को समझने की कोशिश किया करो, विकल्पों को हटाने की कोशिश किया करो। तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसमें शिक्षक को साथियों वास्तविक अपेक्षाएं रखना चाहिए बच्चों से। कैसी? वास्तविक, जिस स्तर से बालक संबंध रखता है, जिस प्रकार से बालक की बुद्धि है उसी प्रकार से उससे अपेक्षा शिक्षक को रखना चाहिए। एक रूप स्तर भी नहीं रख सकते, सभी से एक जैसी अपेक्षा थोड़ी हो सकती है, क्योंकि कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग बालकों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं न रखें ये भी गलत है, और बहुत ज़्यादा अपेक्षा है तो ये भी गलत है। अतः विकल्प ए क्या आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। तो आपके 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा विकल्प आपको लग रहा है जो विकास का सिद्धांत है साथियों? तो देखो चौथा विकल्प क्या कह रहा है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। गलत है साथियों, क्योंकि विकास की प्रक्रियाएं, विकास के क्षेत्र अंतर संबंधित होते हैं,
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और यहाँ नहीं दे रखा है तो ये भी गलत है। विकास हमेशा रेखीय होता है, गलत है साथियों, विकास हमेशा रेखीय नहीं वर्तुलाकार होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है साथियों, क्योंकि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। एक ही समय जन्म लेने वाले दो बच्चों में आप कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विभिन्नता, दो जुड़वा बच्चों में भी विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता देख सकते हो। तो विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखो 11वां प्रश्न है आपके, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाले होते हैं, समूह का नेतृत्व करने वाले होते हैं, और दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाले होते हैं। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सुन रखा होगा सभी ने इनके बारे में अच्छी तरह से। साथियों, समूह का नेतृत्व बहिर्मुखी करता है, दूसरों के साथ हंसी मजाक बहिर्मुखी करता है, और दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता भी बहिर्मुखी में होती है। अतः यहाँ तीनों ही विकल्प अंतर्मुखी की विशेषता को प्रकट नहीं करते हैं, तो फिर विकल्प एक आपके बिल्कुल सही रहेगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं ये संदेही होते हैं, शंकालु होते हैं, और एकांत में रहना ये पसंद करते हैं। तो 11वें में आपके प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। 12वां प्रश्न है आपके, एक बालक नवीन पुस्तक चाहता है, लेकिन माता पिता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण पुस्तक दिलाने में असमर्थ है। बालक अपनी फटी पुरानी पुस्तक से ही संतोष अनुभव करता है और शांत व प्रसन्न रहता है। यह उदाहरण है समायोजन का, अधिगम का, प्रेरक का, और कोई नहीं। तो देखो सीधी सी चीज है, बालक के मन में चल तो रहा है कि नई किताब लूं, लेकिन उसको पता है कि मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है, कमजोर है, और वो मुझे पुस्तक नहीं दिला सकते। तो फटी पुरानी पुस्तक को पढ़कर ही संतोष का, आनंद का और प्रसन्नता का अनुभव करता है साथियों। तो मतलब यहाँ वो अधिगम या प्रेरक नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर वो परिस्थिति के अनुसार स्वयं का समायोजन कर रहा है। तो समायोजन वाला विकल्प पहला एक आपके पहला जो विकल्प है 12वें में, यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 13वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 13। साथियों 13वां प्रश्न है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है दूसरों की आलोचना करना, संवेगों पर नियंत्रण रखना, अपनी बात पर अड़े रहना, और दिवा स्वप्न देखना। तो जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है वह दूसरों की आलोचना नहीं करता है, वह अपनी बात पर अड़ा नहीं रहता है, वह दूसरों की भी बातें मानता है, दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि वह संवेगों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है साथियों। वो खुद के संवेगों को सभी के सामने प्रदर्शित नहीं होने देता है। तो दूसरा विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक संवेगों पर नियंत्रण रखना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। तो आपके 14वां प्रश्न देखेंगे, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत, और त्रिआयामी सिद्धांत। साथियों एक तत्व का सिद्धांत बिने के द्वारा दिया गया है, द्वितत्व का सिद्धांत यहाँ स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है, त्रिआयामी सिद्धांत यहाँ पर गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है, लेकिन बहुतत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। जबकि एक सिद्धांत आता है बहुकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत या फिर बहुतत्व का सिद्धांत, ये दोनों तो एक ही एक सिद्धांत आता है बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि गार्डनर का है। बहुबुद्धि का सिद्धांत तो गार्डनर का है, बहुतत्व या बहुकारक का सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइक का। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। बहुतत्व की जगह बहुकारक भी आपसे पूछा जा सकता है कि बहुकारक का सिद्धांत किसका है, तो वो भी थॉर्नडाइक आपको सही करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे। तो 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है, उन्नति के लिए मापन में सहायक होते हैं। बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं, बालकों को वर्गीकृत करने में सहायक होते हैं, और अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। तो देखो जो बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उनका दुरुपयोग जो किया जाता है साथियों, उपयोग एक तो होता है उपयोग सही के लिए, दुरुपयोग गलत के लिए किया जाता है। तो जो संकेत देता है दुरुपयोग का, उसके बारे में ही आपको प्रश्न नंबर 15 में बताना है। ये अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं और उन्नति के मापन में भी सहायक है उन्नति के लिए। तो पहला चौथा तो आपका आंसर नहीं है, दूसरा या तीसरा विकल्प साथियों राइट आंसर है विकल्प नंबर 2,
कि बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छुपाते हैं, यह बुद्धि परीक्षणों का दुरुपयोग हो सकता है। क्योंकि बुद्धि परीक्षण से किसी बालक की IQ अगर 90 आई, भले वो किसी विशिष्ट क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखता हो, तो क्या कहेंगे, करे इसकी तो कुछ IQ ही नहीं है, ये किसे कहाँ से सिखाएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न 15 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे साथियों। प्रश्न नंबर 16 है आपके RT 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे और 48 घंटे। देखो RT 2009 जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था साथियों, इसके अनुसार एक शिक्षक के द्वारा प्रति सप्ताह मतलब एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करना आवश्यक माना गया है, जिसमें शिक्षण एवं तैयारी के घंटे भी शामिल होते हैं। तो शिक्षण प्लस तैयारी के घंटों की संख्या है 45। विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। साथियों प्रश्न नंबर 17 है, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालक से निम्न रहती है कहलाते हैं पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, मंदित मना बालक और बाल अपराधी। तो देखो बाल अपराधी का मतलब तो हमने समझा था कि जिन बालकों की आयु 18 वर्ष से कम उम्र की होती है उनको बाल अपराधी कहते हैं। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालक से कम होती है उनको मंदबुद्धि नहीं बल्कि उनको पिछड़ा बालक कहा जाता है साथियों। विकल्प 1 आपके 17वें पृष्ठ में बिल्कुल सही है। इसी प्रकार की रेगुलर टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लगातार रोजाना 3-3 टेस्ट आपको अवेलेबल निःशुल्क करवा रहा हूँ साथियों, जिसमें राजस्थान GK, हिंदी, आपके शिक्षण विज्ञान, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देख साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो 18वां प्रश्न है, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है आदतें जन्मजात होती है। दूसरा है मूल प्रत्ययों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। तीसरा है आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रत्यय होती है। और चौथा है व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। साथियों जो कथन आदतों के संबंध में आपको सही नहीं लग रहा है मतलब गलत लग रहा है, उसका चुनाव प्रश्न नंबर 18 में करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रत्यय होती है, मूल प्रत्ययों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, ये दोनों तो सही है। लेकिन पहला विकल्प जो है कि आदतें जन्मजात होती है ये गलत है। और चौथा विकल्प भी गलत है कि व्यक्ति में किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। जी नहीं, बुरी आदतें आसानी से नहीं छूटती है साथियों। तो पहला विकल्प भी आपके सही है और चौथा विकल्प भी सही है, क्योंकि ये दोनों ही कथन सही नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो 19वां प्रश्न देखते हैं, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चार्ट, पाठ्य पुस्तक, कंप्यूटर और श्रव्य दृश्य सामग्री। साथियों अगर हम बात करें शिक्षण को रोचक बनाना है और सार्थक बनाना है तो चार्ट और पाठ्य पुस्तक तो सिर्फ दृश्य सामग्री है, और यहाँ चौथे विकल्प में तो श्रव्य दृश्य सामग्री भी दे रखा है। तो फिर पहला और दूसरा विकल्प तो आपका आंसर नहीं होगा। अब श्रव्य दृश्य सामग्री और कंप्यूटर, इन दोनों में से फिर किसका चुनाव करोगे 19वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। साथियों 19वें प्रश्न में तीसरा और चौथा विकल्प देखें तो कंप्यूटर और दृश्य श्रव्य सामग्री में चौथा विकल्प ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर में तो सिर्फ कंप्यूटर का ही नाम है और दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कंप्यूटर भी आ जाता है, टीवी भी आ जाती है, चलचित्र भी आ जाते हैं। अतः यहाँ पर सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है साथियों, इसलिए हम जाएंगे चौथे विकल्प पर 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 को देख। प्रश्न संख्या 20 है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को हम हटा देते हैं। देखो हमारे अंदर अनेक कारणों से तनाव उत्पन्न हो सकता है, उसको दूर करने के लिए या उसको कम करने के जो अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं उनको कहा जाता है रक्षात्मक यांत्रिकता। क्या कहा जाता है साथियों? रक्षात्मक यांत्रिकता या रक्षात्मक युक्तियां भी आप इनको
कह सकते हो। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 21 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 21 है आपके, इनमें से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, जॉन ड्यूवी ने और लॉरेंस कोहलबर्ग ने। साथियों 21वें प्रश्न में बताना है आपको सामाजिक रचनावाद दर्शन पर जिसने सबसे अधिक बल दिया गया है उसका चयन आपको दिए गए विकल्पों में से करना है। तो देखो बात करते हैं कोहलबर्ग की, नैतिक विकास पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया है। बात करते हैं जीन पियाजे की, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर सर्वाधिक बल दिया है। बात करते हैं जॉन ड्यूवी की, जॉन ड्यूवी ने करके सीखने पर सर्वाधिक बल दिया है। और बात करें वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की ने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है साथियों। इसलिए विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो साथियों 22वां प्रश्न है आपके, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा कार्य सहायक नहीं है? कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, प्रश्नों के उत्तर लिखना और अधूरी कहानी पूरी करना। तो 4 विकल्प है, इनमें से जो सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है उसका चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 22 में राइट आंसर बताओ। देखो यदि हम कविता पूरी करते हैं, मतलब कविता अधूरी लिखी हुई है उसको हम पूरी कर रहे हैं, तो वो भी सृजनात्मक विकास में सहायक होती है। चित्र पर आधारित मौखिक या लिखित वर्णन करते हैं, तो चित्र पर आधारित मौखिक लिखित वर्णन हम अपने अनुसार करेंगे साथियों, उससे भी सृजनात्मकता विकसित हो सकती है। और प्रश्नों के उत्तर लिखना और अधूरी कहानी पूरी करना। तो देखो अधूरी कहानी पूरी करना, कविता पूरी करना और मौखिक या लिखित वर्णन चित्रों पर आधारित करना, ये सभी सृजनात्मकता के विकास में सहायक है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर लिखना ये साथियों सृजनात्मक नहीं बल्कि अभिसारी चिंतन से संबंधित है, जो कि बुद्धि से डायरेक्टली संबंध रखता है। तो तीसरा विकल्प जो है ये सृजनात्मकता का विकास में सहायक नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 23वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है अधिगम उत्पाद जांच में, शैक्षणिक दर्शन में, उपचारात्मक शिक्षण में। और जो प्रश्न संख्या 23 में आपके जो सही उत्तर है, उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग आप अधिगम उत्पाद जांच में कर सकते हो, शैक्षणिक मार्गदर्शन में कर सकते हो, उपचारात्मक शिक्षण में कर सकते हो, अर्थात उपयुक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है 23 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 24 की ओर। तो आपके प्रश्न नंबर 24 है, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिने और हार्वर्ड गार्डनर। साथियों यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक, इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था बहुकारक सिद्धांत के जनक या बहुतत्व सिद्धांत के जनक, तो वो तो थॉर्नडाइक थे। और बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। साथियों आपके प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक करना और इनमें से सभी। तो 25वें प्रश्न में अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ करके विकल्पों को देख करके आंसर दीजिए साथियों। एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की। इसमें यह बताया गया है कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, जैसे 10वीं जो बोर्ड होती है ना, वो अनिवार्यता नहीं बल्कि ऐच्छिक हो साथियों। जो परीक्षार्थी बोर्ड एग्जाम देना चाहता है वो दे, जो नहीं देना चाहता है वो लोकल दे। तो इस प्रकार से ये सुझाव दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन जी नहीं, विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा का संचालन का सुझाव नहीं दिया था। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक नहीं किया गया था, क्योंकि प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं से तो नौकरी लगते हैं, उसको ऐच्छिक थोड़ी कर सकते हैं। तो दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो चौथा भी गलत, मतलब पहला ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो आपके 26वां प्रश्न, क्युरेरे शब्द का अर्थ है मैदान में दौड़ना, मैदान में टहलना, घास का मैदान और दौड़ का मैदान। साथियों क्युरेरे जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है
दौड़ का मैदान। क्या होता है साथियों? दौड़ का मैदान। याद रखिएगा इस शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से। तो फोर्थ विकल्प 26 में आपके सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो पाठ्यक्रम निम्न में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित, मध्यस्थ, स्वतंत्र और सभी। साथियों, शिक्षण के चरों की संख्या 3 होती है, जिसमें आपके एक आश्रित चर होता है, एक आपके मध्यस्थ चर होता है और एक आपके स्वतंत्र चर होता है। तो देखो, आश्रित चर में किसे सम्मिलित किया जाता है? छात्र को सम्मिलित किया जाता है। मध्यस्थ चर में किसे सम्मिलित किया जाता है साथियों? यहाँ पर पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाता है। और स्वतंत्र चर में होता है शिक्षक। देखो, बिल्कुल यही याद रखना है कि शिक्षक तो स्वतंत्र चर है, छात्र आश्रित चर है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। तो पाठ्यक्रम की बात की जा रही है तो मध्यस्थ चर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 27 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो आपके 28वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है सामाजिक बुराइयां, नगर या गांव की गंदगी, छात्रों में धूम्रपान की लत और इनमें से सभी। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है स्टीफेन एम कोरे। नाम तो सुना होगा सभी ने, स्टीफेन एम कोरे। ये कौन है? क्रियात्मक अनुसंधान के जनक है साथियों। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय तक सीमित रहता है, जिसमें विद्यालय की समस्याओं का हल किया जाता है। विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं होती है उन समस्याओं का हल किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान से। तो सामाजिक बुराइयों का हल सामाजिक अनुसंधान से होता है, न कि क्रियात्मक अनुसंधान से। नगर गांव की गंदगी सामाजिक अनुसंधान से सही होती है, न कि क्रियात्मक अनुसंधान से। लेकिन छात्रों में धूम्रपान की लत ये विद्यालय से संबंधित समस्या है, तो आप इसका हल क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से कर सकते हो। थर्ड विकल्प आपके 28 में बिल्कुल सही आंसर है साथियों। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में बता कर जाइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए 29वां प्रश्न देख लेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटने से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन और छात्रों का हित। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं इनकी उपयोगिता का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? छात्रों का हित होता है इससे, पाठ्यक्रम व्याप्ति, रटने से मुक्ति या निष्पक्ष मूल्यांकन। तो इसका जो एग्जैक्टली सही आंसर होता है साथियों वो होता है निष्पक्ष मूल्यांकन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में पक्षपात से युक्त मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, या तो इसमें नंबर आते ही नहीं आते हैं तो पूरे आते हैं। अतः निष्पक्ष मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। थर्ड विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 30, उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, सफलता से बचने की प्रवृत्ति और बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो देखो, सफलता से बचने की प्रवृत्ति को आप कभी भी उपलब्धि अभिप्रेरणा नहीं कह सकते साथियों। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था डेविड मैकलेलन ने, और इनके अनुसार जिन लोगों में उपलब्धि अभिप्रेरणा पाई जाती है वो चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहते हैं कब तक? जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते हैं। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। तो ये आपके साइकोलॉजी का पेपर नंबर 52 पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।